हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी की निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। 2024 के हिसाब से जो नया सिलेबस आया है उसकी तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म पर निशुल्क रूप से करते हैं। छठी और 10वीं यूनिट हम लगभग पढ़ चुके हैं। उसके एमसीक्यूज एक सीरीज के रूप में हमने शुरू किए हैं। हमने पिछले लेक्चर में लाइव क्लास के माध्यम से इकोनॉमिक्स वाली छठी यूनिट के क्वेश्चंस किए थे। उसी को हम दूसरे चरण में बढ़ा रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। उम्मीद है आप सब लोग अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने अपना अच्छे से मूल्यांकन किया होगा। आप में जो जो कमियां हैं वो आप मुझे मैसेज करके बताएं। हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको कैसे दूर किया जा सकता है ये तरीके भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग एक पेपर और एक पेन हाथ में ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन का जब स्क्रीन पे रहे तो उसे आप अपने हिसाब से आंसर करते जाइएगा। अगर आपका स्कोर 35 से कम आता है तो फिर आप में सुधार की जरूरत है। अगर आपका स्कोर 35 से 40 के बीच में है तो लगभग ठीक अवस्था है। धीरे धीरे वो 45 से ऊपर चली जाएगी। वो एक क्रमिक रूप से ही आगे बढ़ेगा। देखिए एमसीक्यू महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी को ये एमसीक्यूज लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए चलते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न पे चल रहे हैं। पहला प्रश्न है भारत सरकार पहला प्रश्न है भारत सरकार ने 2024 में अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन क्या है, सब लोग आंसर कीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2024 में अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। फटाफट आंसर करना है आप लोगों को कि भारत की सरकार ने कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। चलो आंसर कर लिया होगा। आंसर है 7 ट्रिलियन। हो सकता है कि ये प्रश्न सुनने के बाद आपका दिमाग खराब हो कि सर हम तो इतने साल से 5 ट्रिलियन टीवी में न्यूज में सब जगह देखते आए। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। 2024 में हमने जो पहले 5 ट्रिलियन लक्ष्य था उसे चेंज करके या उसे बढ़ा करके हमने क्या कर दिया है, 2024 में 60 ट्रिलियन कर दिया है। जब निर्मला सीतारमण बजट रखने आए थे 2024-25 वाला तो उस समय अंतरिम बजट के समय लक्ष्य को बढ़ा करके 7 ट्रिलियन किया गया। यही मूल प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से एक भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति नहीं है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो किया है उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और जिसने नहीं किया उसके कम है चांसेस। गिग इकोनॉमी, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विस्तार, अगला है कृषि क्षेत्र का विस्तार। अब देखो ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है, कमी आई है। हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा ये रहा है कि कृषि क्षेत्र कम होते जा रहा है, तो कृषि क्षेत्र का क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो ये कोई ऑप्शन गलत हो गया, फिर आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप सब लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2023 में कितनी रही। फटाफट आंसर कर लो जल्दी से। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2023 में कितनी रही। क्या पूछा जा रहा है, कृषि विकास दर। देखो कृषि हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी विकास दर कितनी रही, अर्थात जीवीए में जो हम वृद्धि दर दर्ज करते हैं ना वो पूछी जा रही है। वृद्धि दर कितनी रही, आंसर है ए 5.4% की वृद्धि दर रही है हमारी कृषि में इस साल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। फटाफट आंसर करो। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वर्तमान में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन है 1 2 3 4। जल्दी से आंसर करो। 1 2 3 4 क्या सही होगा, आंसर है 2। हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 है वर्तमान में। याद रखना कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, 2। अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है तो आंसर 1 हो जाएगा। आपको मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जब पढ़ाई थी तो भारत में बैंकों की संख्या और मध्य प्रदेश में बैंकों की संख्या का तुलना करके बताया हुआ है।
चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2022-23 में सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश में कितना रहा। प्राथमिक क्षेत्र आप सब लोग समझते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आती है, पशुपालन भी आ जाता है, कृषि आ जाता है, पशुपालन रहा आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, और जो प्रकृति जन्य प्रकृति से जुड़ी हुई उत्पादकताएं हैं वो सब शामिल की जाती है प्राथमिक क्षेत्र में। आपने आंसर कर लिया होगा फटाक से, 47% योगदान है मध्य प्रदेश में की अर्थव्यवस्था में कृषि का। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना कब लागू की गई, फटाफट आंसर करो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना कब लागू की गई, क्या है क्वेश्चन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब लागू हुआ ये, 12 जुलाई 2020, 12 मई 2020, 12 सितंबर 2020 या 12 नवंबर 2020। आंसर है डी, 12 नवंबर 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, किस वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थी। थोड़ा सा आईक्यू का उपयोग करोगे तो यह आंसर सही हो जाएगा। फटाफट बताओ, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किस वर्ष थी। 22, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, जल्दी से आंसर करो। देखो हमारा जो 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था, 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 1 नवंबर 2021। इस दिन जो हमारी थीम थी वो थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो ये याद रखना, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किस चीज को निर्यात करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कौन सी चीज को, कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दवा, कॉपर या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जल्दी से आंसर करो। मध्य प्रदेश किस चीज का ज्यादा निर्यात करता है इन चार में से, कौन सी ऐसी चीज है जिसका निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। आंसर है दवा उत्पाद। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कौन से उत्पाद को निर्यात करता है, दवा को, दवा उत्पाद को हम सबसे ज्यादा, या निर्यात में मध्य प्रदेश का जो निर्यात है उसमें दवा का योगदान या दवा के निर्यात का योगदान सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, फटाफट अपने नोट कर लिए होंगे सब, जो नहीं आते उन पर टिक करते जाना है, वो नोट करने बाद में आपको। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सबसे सरल प्रश्न है ये, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सतत विकास लक्ष्य आपको याद है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG हमने पढ़े हुए हैं, इनकी प्रगति में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। बहुत सरल प्रश्न था ये। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापपुरा नामक औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करो। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र, देखो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है ना उनमें एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उद्योग भी एक टॉपिक दिया हुआ है और दो बार रिपीट किया है इसको, तो इससे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा कहां पर है ये याद होना चाहिए। प्रतापपुरा नामक औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़, नरसिंहगढ़, निवाड़ी या पांडुरना, जल्दी से आंसर करो। आंसर है निवाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मूल रूप से कितने स्तंभ हैं। कितने स्तंभ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, जल्दी से आंसर कर लो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मूलतः कितने स्तंभ हैं, आंसर है 4 मूल स्तंभ है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में का रोड मैप किस संस्थान की सहायता से तैयार किया गया है। किस संस्थान की सहायता से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने बनाया, जल्दी से आंसर करो। IIT इंदौर, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, राज्य योजना आयोग और IIM इंदौर, जल्दी आंसर करो। IIT इंदौर, IIM योजना आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, बी इसका ऑप्शन आंसर होगा। भोपाल में है ये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान। IIM IIT दोनों इंदौर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग कब दिया गया, जल्दी से आंसर करो। कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग कब मिला,
इस जीआई टैग में से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम से, सारे रट के रखने हैं, जोड़ी मतलब जैसे भी आपको याद रखना है, आपको याद रखने ये। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब दिया गया? कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला था 2018 में। और कहाँ के लिए मिला था? झाबुआ के लिए मिला था। याद है आपको? झाबुआ 2018। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नारंगी की एक जिला एक उत्पाद में शामिल नहीं, किस जिले के एक उत्पाद के रूप में नारंगी शामिल नहीं है? छिंदवाड़ा, नीमच, आगरमालवा, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट आंसर करो। बहुत ही सरल प्रश्न है ये 14वां वाला। आंसर है नीमच। आपको मैंने याद कराया हुआ है, नीमच को हमने किया था टू मच। और खाना टू मच कब बनता है? जब हम धनिया डालते हैं उसमें। तो धनिया डालने से क्या हो जाता है? तो नीमच का जो एक जिला एक उत्पाद है वो क्या है? नीमच है। आप वो वाली वीडियो को देखकर याद कर चुके हो, भूलना नहीं है एग्जाम तक। एग्जाम हमारा फोकस है, याद करना नहीं। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों को भी याद नहीं है वो वीडियो एक बार जाकर फिर से देख लो। लाडो अभियान का संबंध है, जल्दी से फटाफट आंसर करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। लाडो अभियान क्या नाम है? लाडो अभियान। लाडो अभियान का संबंध किस चीज से है? मध्य प्रदेश के लाडो अभियान का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण से, बाल विवाह से, मातृ मृत्यु दर से, महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा से। चलो आंसर होगा लाडो अभियान का संबंध है बाल विवाह से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नौर चावल को किस एक जिले के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल याद आ रहा होगा। कोडिंग याद कर लो जल्दी जल्दी से वो कोडिंग। चिन्नौर चावल को नरसिंहपुर, शिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं? सीएम राइज स्कूल कितने खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में? जल्दी से आंसर करो। 14,000, 9,200, 7,500, 6,900। जल्दी आंसर करो। 14,000, 9,200, 7,500 या 6,900? आंसर है 9,200। हमारे यहाँ कितने सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं? 9,200। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? जल्दी से आंसर करो। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? जल्दी से आंसर करो। रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है वो क्या करता है? आरबीआई तैयार करता है मौद्रिक नीति, याद रखना। और यहीं पे क्वेश्चन होता, वित्तीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्तीय नीति कौन तैयार करता है? हमारा भारत सरकार द्वारा तय होती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अधिकतम कितना जुर्माना लगाने का अधिकार है? कितना जुर्माना लगा सकता है सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में? फटाफट आंसर करो। 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़? जल्दी से आंसर करो। सेबी कितना जुर्माना लगा सकता है? अधिकतम 25 करोड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 करोड़ तक का जुर्माना सेबी लगा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जल्दी से आंसर कर लो। बहुत अच्छे से मैंने इस पॉइंट को आपके दिमाग में क्लियर किया हुआ है कि भुगतान बैंकों की स्थापना कब हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई। चाहो तो वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं देखना, वहां अच्छे से पढ़ाया हुआ है। टोटल कितने हैं, कब हुआ, पहला कौन हुआ, सब क्लियर किया मैंने आपका। आगे आंसर है नचिकेता मोर समिति। याद आ रहा है? 2013, 2015 आ रहा होगा याद। 2013-15 वाला सीन की कब बना, किसने सिफारिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकों का सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कब लागू की गई? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण कब लागू किया गया था? चलो ऑप्शन है 1967, 69, 70 और 80। जल्दी से आंसर करो। 1967, 69, 70 और 80 कौन सा ऑप्शन सही है?
आंसर है 1969। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि सामाजिक नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव कब लाया गया था तो फिर 1967 आंसर होता। प्रस्ताव 67 में आया था, लागू कब किया गया? 69 में, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कब किया गया? हमारे देश में एक बैंक बना था महिला बैंक, इसका एसबीआई में विलय कर दिया गया, तो वो कब किया गया? जल्दी से आंसर करो। 13, 15, 17, 19, जल्दी से आंसर करो। 2017 में किया गया था, याद रखना। 2017 में हमने एसबीआई के सभी एसोसिएट्स और महिला बैंक इन सबको मिला करके एक बैंक बना दिया, केवल एसबीआई, और इसके बाद एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? फटाफट आंसर कर लो। बहुत अच्छे से समझाया था कि ये है क्या, 1957 से लागू किया, इसके तहत क्या किया जाता है, सब बताया हुआ है मैंने। जल्दी से आंसर करो। अनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, साख नियमन पद्धति और निश्चित राशि पद्धति, जल्दी बताओ। आंसर है बी, न्यूनतम कोष पद्धति। भाई भारत में 1957 में हमने न्यूनतम कोष पद्धति को अपना लिया था। उसके तहत क्या होता है, न्यूनतम कोष पद्धति में 200 करोड़ रुपए का कोष हमें रखना होता है, जिसमें से 115 और 85 करोड़, इस फॉर्म में 85 करोड़ और 115 के फॉर्मेट में बांटा रहता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय की कुल संख्या कितनी है? फटाफट आंसर कर लो, बहुत आसान प्रश्न है। आरबीआई की कुल कितनी क्षेत्रीय कार्यालय है? आरबीआई कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं आरबीआई के? 4, 15, 29 और 8। आंसर है 29। भाई सब लोगों ने 4 आंसर किया होगा, मुझे पता है। याद रखना, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय पूछे, प्रश्न ढंग से पढ़ो। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? 29। सारे राज्यों में एक एक क्षेत्रीय कार्यालय, वही क्षेत्रीय कार्यालय पूछे जा रहे हैं। स्पष्ट पढ़ाया हुआ है मैंने, जब आरबीआई पढ़ाया था आपको, एक वीडियो बनाया हमने आरबीआई का, उसमें सब क्लियर किया है आपके फंडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023, भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 कब लागू की गई? 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जून 2023 और 1 जनवरी 2024, जल्दी से आंसर करो। 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जून 2023 और 1 जनवरी 2024। आंसर है 1 अप्रैल 2023। ये कौन से नंबर की नीति है हमारी? छठी, पांचवी, मतलब पंचवर्षीय विदेशी व्यापार नीति है, विदेश व्यापार नीति, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अंतरदृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट आंसर कर लो, अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। सेबी, आरबीआई, एलआईसी या एसबीआई, जल्दी से आंसर करो। अंतरदृष्टि, क्या क्वेश्चन है? अंतरदृष्टि नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन कौन करता है? अंतरदृष्टि नामक प्लेटफॉर्म का संचालन कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? जल्दी से आंसर करो। 23-24 में भारत की जीडीपी दर कितनी रहने का अनुमान है? 30 मार्च को जब ये खत्म हो जाएगा तो क्लियरिटी आएगी, लेकिन अभी 31 मार्च नहीं आया, इसलिए अनुमान की बात करते हैं। ये अनुमान शब्द नहीं तो नहीं जुड़ता। चलो फटाफट आंसर करो। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। आंसर क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि हम तो ज्यादा ही अनुमान लगाएंगे, थोड़ा कम क्यों लगाए हम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला 28वां प्रश्न है, 2023 में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना बजट अनुमानित है? हमने जो मध्य प्रदेश का बजट बनाया उसका आकार पूछा जा रहा है, कितना बड़ा बजट बना दिया मध्य प्रदेश ने 2023 में? जल्दी से आंसर करो। आंसर है 2.47 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का, इतना बड़ा बजट बनाया है मध्य प्रदेश ने। बहुत अच्छे से याद रखना मध्य प्रदेश और भारत का बजट। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एफडीआई आकर्षित करने में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? फटाफट आंसर कर लो। एफडीआई आकर्षित करने में, एफडीआई समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको आकर्षित करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है?
हमको ये भी याद होना चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में एफडीआई से हुआ पिछले साल। मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है और 1560 करोड़ रुपए का निवेश हमारे यहाँ हुआ था। याद रखना, एफडीआई आकर्षित करने में मध्य प्रदेश का राज्यों की सूची में 13वें नंबर पे नंबर आता है। याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की विकास दर 2023-24 में प्रचलित भाव पर कितनी रही? अब देखो यहाँ फोकस करने का जो पॉइंट है वो प्रचलित भाव है। 2023-24 में मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी रही? जल्दी से आंसर करो, तीनों पॉइंट को फोकस करो और फिर आंसर करो। 7.6, 8.3, 16.5 या 21.5? ठीक है, आंसर है सी, 16.5% वृद्धि दर हमने दर्ज की है 2022-23-24 में। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेकिन यहां अगर स्थिर कीमतें शब्द होता तो फिर आंसर अलग हो जाता। स्थिर कीमतों पर 6-7% से ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है, याद रखना। 31वां प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में भारत की जीडीपी का आकार कितना है? कितनी बड़ी है भारत की जीडीपी 2023-24 में? जल्दी से आंसर करो। 2023-24 में एमपी की जीडीपी का, सॉरी, भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन हो गई है? कितनी बड़ी है हमारी जीडीपी? जो बजट होगा वही हमारी जीडीपी बन जाती है। जल्दी से आंसर करो। 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा था 2027 तक, याद आ रहा है? फिर जिसको बढ़ाकर हमने 60 ट्रिलियन कर लिया। कितनी अभी मिल चुकी है? आंसर है 3.75 ट्रिलियन प्राप्त हो चुका है हमको। भारत का जीडीपी जो है वो 3.75 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी से आंसर करो। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में जब राज्यों की सूची बनाई जाती है तो कौन से नंबर पर आता है? प्रति व्यक्ति आय, समझते हैं ना? एक व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है उसे क्या कहेंगे हम? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। 21वां, 22वां, 24वां, 25वां? चलो पहला मैं बता देता हूं। पहला राज्य सिक्किम। अंतिम मैं बता देता हूं। अंतिम राज्य कौन सा है? अंतिम है बिहार। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है 25वां। प्रति व्यक्ति आय में हम कौन से नंबर पे हैं? 25वें स्थान पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी रही? जल्दी से आंसर करो। एक तो ये याद रखा करो, अगर प्रचलित कीमत पूछी है तो फिर प्रचलित, और स्थिर कीमत पूछी है तो फिर स्थिर वाला बताना है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। स्थिर कीमत किसी आधार वर्ष के साथ तुलना करने पर, आधार वर्ष के साथ तुलना करने पर आती है, और प्रचलित मतलब उसी साल का करंट पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर करो कि हमारी प्रचलित कीमतों पर आय क्या रही? 1.7, 1.4, 96,000, 86,000? आंसर है 1.4। और भारत पूछ ले तो 1,70,000, और अगर स्थिर कीमतों पूछ ले तो 86,000। ये वही ऑप्शन है जो सब याद किए हुए हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया था? जल्दी से बताओ। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में, दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में? जल्दी से आंसर करो। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद आ रहा होगा, एक अवार्ड भी मिला, एक विशेष अवार्ड दिया गया था। आंसर है इंदौर। भाई इंदौर में हुआ था स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। जल्दी से आंसर कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना, इसमें कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आंसर जल्दी से करो। बी, दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस पे हैं हम। और अगर यही वो पूछ लेता मध्य प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में तो फिर वहां हम फर्स्ट आ जाते हैं। और अगर केवल ये ना तो ग्रामीण होता ना शहरी तो भी हम फिर फर्स्ट आ जाते। याद रखना। अगला प्रश्न, जल्दी से आंसर करो। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? किसकी अध्यक्षता में राज्य शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री या यूजीसी के
अध्यक्ष, जल्दी से आंसर करो। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा परिषद अभी अभी बनाई गई हमने कुछ दिन पहले 2022-23 में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री या यूजीसी का अध्यक्ष? शिक्षा मंत्री आंसर होगा, सी, याद रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र, क्या पूछा? भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन, रीवा, चित्रकूट, सांची? फटाफट आंसर कर लो। भारत में जो भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र नाम का संस्था है जो भारत की वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देगा, वो कहाँ खोला गया है? आंसर है उज्जैन। भाई ए ऑप्शन सही है। उज्जैन में हमने भारत का जो वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला संस्थान है, जो हमारे सिलेबस के शुरू के टॉपिक है ना, उनको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मीराई प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से? फटाफट आंसर कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जापानी भाषा सिखाने के लिए, जापानी भाषा सिखाने के लिए हमने बच्चों के बीच में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था ये? जल्दी से आंसर करो। रतलाम, इंदौर, नीमच, झाबुआ? आंसर है नीमच। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? जल्दी से आंसर कर लो। मध्य प्रदेश में 1200 हैं, 1415, 1916, 100111। जल्दी से आंसर करो। 1415 क्या हो? कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में? PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर वो उप स्वास्थ्य केंद्र पूछ लेता तो फिर आंसर हो जाता 10111। जब मैंने पढ़ाया था आपको स्वास्थ्य वाला, भारत में वही स्वास्थ्य का विकास जो पूछा ना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य वाले चैप्टर वीडियो में मैंने आपको साफ साफ याद करा हुआ है 1415। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव कितना प्रतिशत है? संस्थागत प्रसव क्या होता है? संस्थागत प्रसव जो हॉस्पिटल में जाकर के प्रसव होता है ना, हॉस्पिटल में जाकर के जो लोग प्रसव कराते हैं उसे कहते हैं संस्थागत प्रसव, याद रखना। तो संस्थागत प्रसव कितना है मध्य प्रदेश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021-22 के हिसाब से? जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर कर लो। 88.6, 90.7, 97 या 96.3? आंसर है 90.7। अगर यही प्रश्न भारत पे होता कि भारत में संस्थागत प्रसव कितना है, तो आंसर होता 88.6%। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत कितने आयुष ग्रामों की स्थापना की जाएगी? क्या प्रश्न है? आयुष ग्राम कितने बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में? कितने आयुष ग्रामों की स्थापना हो रही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में? हो चुकी है। कितने आयुष ग्राम बनाए गए? 150, 75, 250, 450? जल्दी से आंसर करो। आंसर है 75 गांवों को किसमें बदलेंगे हम? आयुष ग्राम में बदलने वाले हैं, आयुष गांव बना देंगे उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में कितने आई बैंक, आंखों के बैंक खोले जा रहे हैं? आई बैंक समझते हो ना, जैसे ब्लड बैंक होते हैं तो वहां ब्लड मिलता है, आई बैंक में आंख मिलेगी। कितने खोले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? 11, 15, 14, 20, 24? जल्दी से आंसर करो फटाफट। मध्य प्रदेश में 14 आई बैंक खोले जा रहे हैं। कितने? 14। आंखें कितनी है? आंखें 14 साल के बाद ही तो खुलती है कि अब तो जीवन में काम ही काम करना है, पढ़ाई करी मस्ती कर ही नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में देश का पहला मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर क्या है? मध्य प्रदेश में भारत का पहला इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर? जल्दी से आंसर करो फटाफट। हमारे यहाँ भोपाल में खोला जा रहा है भैया। कहाँ खोला जा रहा है? ए ऑप्शन सही है, भोपाल में खोला जा रहा है इंजीनियरिंग और साइंस रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यू विन एप्लीकेशन का संबंध है? क्या क्वेश्चन है? यू विन, कोविन होता तो कोविड हो जाता, ये यू विन का संबंध किससे? किशोरी स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, गर्भावस्था और टीकाकरण? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। गर्भावस्था, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और
गर्भावस्था टीकाकरण, जल्दी से आंसर को, आंसर है डी टीकाकरण। यूविन का संबंध किससे है? टीकाकरण से। हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को शुरू किया है हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नशा मुक्ति हेतु उत्कृष्ट, किस जिले को नशा मुक्ति हेतु उत्कृष्ट अवार्ड मिला? किस जिले को उत्कृष्ट अवार्ड मिला है? जल्दी से आंसर कर लो। इंदौर, झाबुआ, जबलपुर, छिंदवाड़ा। किसको मिला? जबलपुर को मिला है। किसको मिला? जबलपुर को उत्कृष्ट कार्य या नशा मुक्ति के सब्जेक्ट में नशा मुक्ति के लिए क्या मिला? उत्कृष्ट अवार्ड। किसको मिला? जबलपुर को। आंसर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नीपी कार्यक्रम का संबंध है, नीपी, क्या क्वेश्चन है? नीपी कार्यक्रम का संबंध किससे है? नीपी, नीपी का क्या संबंध है? रोग निवारण, अनीमिया, आयोडीन अल्पता और कुपोषण। जल्दी से आंसर करो। रोग निवारण कार्यक्रम की अमोनिया, एनीमिया की आयोडीन अल्पता के कुपोषण। आंसर है एनीमिया। एनीमिया ऐसा होता है, गलती से टाइप हुआ है ठीक है चलेगा, एनीमिया पढ़ने में वही आएगा, अनीमिया एनीमिया। ठीक है, आंसर क्या है? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी से आंसर करो। सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्थान है, कौन से स्थान पर रहा मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर करो। सतत विकास लक्ष्य में ये जो चौथा नंबर का लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 16, 22, 23, 24। जल्दी से आंसर करो। 22। देखो 22वां नंबर था और मध्य प्रदेश एक आकांक्षी राज्य था, उसके हिसाब से 45 अंक आए थे हमको। कितने अंक आए थे? 45। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में नवाचार नीति को कब लागू किया गया? हो सकता है तारीख भी पूछ ले, तो तारीख भी याद रखना, अभी मैंने नहीं पूछी है। मध्य प्रदेश में नवाचार नीति को कब लागू किया गया? 2023, 22, 21 या 20? जल्दी से आंसर कर लो। मध्य प्रदेश में नवाचार नीति को कब लागू किया गया? 2023, 2022, 21 या 20? फटाफट आंसर करो। 2022 सही आंसर है इसका, बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना में छतरपुर जिले के किस उत्पाद का चयन 2023 में किया गया है? क्या पूछा? छतरपुर का एक जिला उत्पाद कौन सा है, ये पूछ रहा है। महुआ, अदरक, हल्दी, लकड़ी का फर्नीचर। जल्दी से आंसर कर लो। सब मैंने रटाया हुआ है, छत पे क्या रख देंगे? देखो नया फर्नीचर आ जाएगा घर में तो पुराना छत पे रख देंगे, लकड़ी का फर्नीचर। तो याद आ रहा होगा, ये कोडिंग करवाई थी मैंने, आपको याद करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई का मुख्यालय, लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए भैया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पंजाब? जल्दी से आंसर करो। दिल्ली मत लगा देना भैया। चलो आंसर कर लो। मुंबई। क्या आंसर? मुंबई। ठीक है। देखो ये टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है, इससे हम 6ठी यूनिट और 10वीं यूनिट के 1,000 प्रश्न लगाने वाले हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक भी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है लगातार, वो मुझे फॉलो कर रहा है, उसका एग्जाम में इस यूनिट से कम एक भी प्रश्न ना छूटे। आप सब लोगों को बस करना इतना है कि अपना एनालिसिस जो आप कर रहे हैं वो स्वतंत्र होकर करना है। अगर गलत है तो गलत है, क्योंकि गलती अभी सुधारी जा सकती है, समय है हमारे पास। अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो डरना नहीं, मुझे पर्सनली मैसेज कर लो भैया, और उसका इलाज बताऊंगा कैसे करेंगे, सुधारेंगे। सुधारना है हमको, पास होना है इस बार। बहुत हो गया 1 नंबर 2 नंबर से फेल होना, अब मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज से खुश हैं, आपको लगता है कि अच्छी टेस्ट सीरीज है, अच्छा हम सब आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों को जिनको निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है उनको जरूर इसको सेंड करें, जरूर उनको सहभागी बनाएं। इस वीडियो के लिए सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू।